हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास ससुर। अपर्णा के प्रति सास ससुर का ये प्रेम अकारण नहीं था। विवाह कराने के बाद अपर्णा ने इस घर के पोर पोर में खुशियों के जो फूल खिलाए थे, अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया था। अपर्णा पूरे 5 साल बाद ससुराल आई थी। आज मायके से आते वक्त रास्ते भर सोचती रही कितना बदल गया होगा वह घर जिसमें 6 साल रहकर निकली थी। लेकिन जब घर पहुंची तो देखा दरवाजे, सांकल, पर्दे, पेंट सब कुछ बिल्कुल वैसे के वैसे। अपर्णा की नज़र दीवार पर लगे उसके पैर के छाप पर पड़ी। पहली बार जब उसने इस घर में कदम रखे थे तो सासू माँ ने उसे घर की लक्ष्मी कहकर आरती उतारी और उसके पैरों को रंगों से भरी थाली में भिगोकर उसके छाप सफ़ेद तख्त पर ले लिए थे। बाद में उन्हें वहीं सामने के हॉल पर खूंटी पर मेड़ा पर टांग दिया था। कितना उल्लास, रौनक और चहल पहल से भरा हुआ था वह दिन। और आज घर में पसरे मातम भरे सन्नाटे में उसकी स्मृतियाँ तार तार हो गईं। अपर्णा पर नज़र पड़ते ही बलदेव पुरोहित हुल्स कर लपके, जैसे कितने दिनों से उसकी ताक में चौखट पर नजरें गड़ाए बैठे हो। बिना एक शब्द कहे उसे पकड़ अपने कमरे में ले गए। वहाँ पलंग पर उनकी धर्मपत्नी सविता देवी निडाल पड़ी थी। आंखें खोलो विजय की माँ, देखो तो कौन आया है। बलदेव ने सया से अपने चेहरे पर मुस्कान लेते हुए कहा। अपने भीतर की सारी ऊर्जा को खींचकर चेहरे पर एकत्र करते हुए सविता देवी ने आंखें खोल दी। कौन? तुम आ गई बहू। सविता देवी के होठ बुदबुदाए तो अपर्णा ने भी अपना हाथ उनके हाथ में रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। जी माँ जी। मरते हुए हाथों का संबल भी कई बार मौत के द्वार से वापस खींच लाता है, जैसे अभी अभी सविता देवी अपने बहू के स्पर्श के मौत के रास्ते पर बढ़ते बढ़ते कुछ पल को ठहर सी गई थी। कब से तुम्हारी राह देख रही थी बहू। सविता देवी ने एक कहा के साथ अपर्णा की हथेली को दबा दिया। अपर्णा की नंद रीना कल ही दिल्ली से कानपुर आ गई थी। बेटा विजय कई दिनों से कामकाज छोड़ दिन रात माँ की सेवा में लगा रहता था, लेकिन सविता को तो जैसे अपर्णा के सिवा कोई नाम ही नहीं सूझता था। जब से बिस्तर पर पड़ी थी एक ही रट लगा लिया, मेरी बहू को वापस लाओ, मुझे बहू से मिलना है। भाभी, अब आप आ गई हो तो देखना माँ कैसे ठीक होती हैं। रीना ने एक झूठी दिलासा अपर्णा की ओर लुढ़काकर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहा। अपर्णा ने भी एक संक्षिप्त मुस्कान से पिछले 5 वर्षों से पड़ी धुंध छांटने का प्रयत्न किया। कुछ देर में रीना चाय बनाकर ले आई। अपर्णा को अजीब लग रहा था। जिस घर की वह लक्ष्मी थी उस घर को ही छोड़कर निकल गई थी। कितने साल बीत गए, उसे नाराज होकर यहाँ से गई, मगर आज लौटी तो किसी के चेहरे पर उसके प्रति रत्ती भर नाराजगी ना देखकर वह हैरान थी। उसे तो लगा था बाबूजी उल्हाना देंगे, नंद मुंह बिचका कर बात करेंगे, सासू माँ डांटेगी, मगर यहाँ तो सब ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे चाय का कप उठाने में संकोच हो रहा था, फिर भी रीना के सहज स्नेह को वह नकार ना सके। अपर्णा के प्रति सास ससुर का ये प्रेम अकारण भी तो नहीं था। ब्याह कर आने के बाद अपर्णा ने इस घर के पोर पोर में खुशियाँ के फूल जो खिला दिए थे। अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया था। रात को जब सब खाना खाने बैठते तो बात बात में अपर्णा बाबूजी की प्लेट में एक रोटी और रखती थी। बाबूजी मना करते रहते, फिर भी थोड़ी और सब्जी परोस देती। बाबूजी कहते, अपर्णा जैसी लक्ष्मी घर में आ जाए तो किसी को बुढ़ापे में रोना ना पड़े। अचानक परिवार की खुशी पर मानो किसकी नज़र लग गई। कोई 5 साल पहले एक दिन अपर्णा और विजय में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कई दिनों तक अनबन बनी रही। ना विजय मानता था और ना अपर्णा झुकने को तैयार हुई। खटपिट बढ़ती गई।
आखिरकार एक दिन अपर्णा ने अपना सूटकेस बांधा और प्रियांशी को लेकर मायके चली गई। अपर्णा को कुछ अपने परिवार वालों को हैसियत का दम था, तो विजय को भी मर्द होने का गुमान। उसके जाने के बाद विजय ने अपनी माँ से कह दिया, अपर्णा अपनी मर्जी से गई है तो अपनी मर्जी से ही आएगी, मैं उसे बुलाने नहीं जाऊँगा। उधर अपर्णा ने भी ठान ली, विजय जब तक आकर सॉरी नहीं बोलते वापस नहीं जाऊँगी। बेटी प्रियांशी छोटी थी बहुत, मगर नाना नानी के घर अपने दादा दादी को याद कर अक्सर ही रो पड़ती। सविता देवी की भी पोती को याद कर तड़प उठती। जब तक थी गौरैया के भांति पूरे बरामदे में फुदकती रहती थी। उसके अचानक चले जाने से जैसे सविता देवी की जिंदगी की रेल चलते चलते ठहर सी गई थी। बलदेव भी गरीब की लक्ष्मी के इस तरह रूठने से आहत थे। जब तक विजय से कहते थे पति पत्नी के बीच नोकझोंक तो होती रहती है, लेकिन रिश्तों में लाठी से अकड़ नहीं, मूंछ से लचक होने चाहिए। लेकिन विजय के ऊपर तो जैसे कोई जिद्दी साय का फेर हो गया हो। तनातनी में 5 साल गुजर गए। बलदेव कई बार अपनी बहू को लेवाने गए, लेकिन हर बार अपर्णा ने यह कहकर उन्हें लौटा दिया कि जब विजय आएंगे लेने तभी चलूँगी। पिछले 2 साल से दोनों परिवार में कोई आना जाना नहीं था। अपर्णा की अनुपस्थिति विजय को शारीरिक और मानसिक तौर पर अखर रही थी। विजय दिन ब दिन कमज़ोर और चिड़चिड़ा होने लगा था। काम में कम मन लगाता था। अक्सर सिगरेट फूंककर अपनी फिक्र को बुलाने की कोशिश करता। अपर्णा मायके के दम पे चली तो गई, लेकिन कुछ दिन बाद ही वहाँ रहना उसे बोझ सा लगने लगा था। अपर्णा के पिता को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलना था, मगर पेंशन के पैसे को खर्च करने का काम बड़े भाई दिवाकर का था। अपर्णा को जब तब अपने व्यक्तिगत खर्चों और बेटी की पढ़ाई के लिए भाई से पैसे मांगने में झिझक होती। हालांकि दिवाकर उसे कुछ पैसे हर माह देता, मगर उतने पूरे ना पड़ते। कभी कभी अपर्णा को अपने किए पर पछतावा होता, पर इस बात को वह कभी जाहिर ना करती। दुनिया के सामने तो वह एक झूठे अभिमान को आड़े रखकर अपने सही गलत फैसलों पर अड़ी रही। सविता देवी के बीमार होने के बाद बलदेव ने कई बार अपनी बहू के पास वापस लौटे आने का संदेशा भिजवाया। अपर्णा ने सोचा जब इतने दिन में नहीं झुकी तो आगे भी नहीं झुकूंगी, और हर बार वह दृढ़ता से इनकार कर देती। मगर आज बलदेव फोन पर अपर्णा से बात करते करते रो पड़े। बहू, मरते हुए इंसान को तो दुश्मन भी देखने चला जाता है, और फिर तुम्हारी माँ ने तो तुमसे कोई झगड़ा नहीं किया, वह तुमको ही देखने की जिद करती है। इसलिए तुमसे विनती कर रहा हूँ कि कुछ घंटों के लिए ही आ जाओ। बाबूजी की बात सुनकर आज अपर्णा के भीतर बरसों से जमा कोई पत्थर जैसा पिघल सा गया। वह फोन का रिसीवर थामे एकदम मौन अपने भीतर हो रहे बदलाव को मानो मूक सहमति देती रही। अगले ही पल जब बाबूजी ने अपनी आवाज़ से अपर्णा को पुनः झकझोरा तो पुरानी हटी अपर्णा टूट कर गिर चुकी थी। एक सिसकी के साथ तमाम पीड़ाओं की सिलाएं चटक कर बिखर गई, और अपर्णा ने तड़प कर बाबूजी को कहा, मैं आ रही हूँ बाबूजी। अपर्णा देर तक सासू माँ के सिरहाने उनका हाथ थामे बैठी रही। उसकी ननद रीना ने उसे बीच बीच में कुछ लाकर थमा दी थी। बाबूजी वहीं बैठे थे, सब थे, मगर विजय जाने कहाँ छिपा हुआ था। अपर्णा कई बार चोर नज़रों से घर के दौर कर चुकी थी। वहीं कोई हलचल होती तो उसकी आंखें उस ओर लपक पड़ती, जैसे भूखा भोजन की ओर लपकता है। उसे पता था कि विजय जानबूझकर बाहर नहीं आ रहा। बातचीत करते कई घंटे गुजर चुके थे। सांझ का हिडोला आसमान में पश्चिम दिशा की ओर झूलने लगा था। अपर्णा के आने से घर में छाई मनुष्यत दुपक कर कहीं कोने में बैठ गई थी। 2 दिन से बंद सविता देवी की आंखें टुकुर टुकुर देखने लगी थी। बलदेव ने न जाने क्यों अपने बलहीन शरीर में अजीब सी स्फूर्ति महसूस की।
रात का खाना रीना ने ही बनाया। अपर्णा ने गेस्ट रूम में जाकर कपड़े बदल लिए। आते जाते एक दो बार विजय की हल्की सी झलक भी मिली। वह जितना विजय के कमरे में की तरफ जाती, उससे मिलने की तड़प उतनी ही बढ़ जाने विजय उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। सामने पड़ेगा तो कितना गुस्सा दिखाएगा। कान पकड़कर माफ़ी मांग लूँगी, नहीं तो कसकर गले लगाऊंगी। सारी नाराज़गी को 1 मिनट में दूर कर दूँगी। माँ के बिस्तर के पास से हटते ही अपर्णा को विजय के ख्यालों ने पूरी तरह घेर लिया। कुछ देर बाद सबने वही बरामदे में ही खाना खाया। रीना विजय की प्लेट लेकर कमरे में थमाकर आ गई। अपर्णा चाहती थी कि कोई उसे जाकर कहे विजय को खाना दे आओ, मगर ऐसा ना हुआ। जानती हो बहू, तुम्हारे आने से आज घर में ठीक से चूल्हा जल गया। बाबूजी ने अपर्णा की ओर उम्मीद से आंखें फैलाए कहा। अपर्णा कुछ बोल ना सकी, बस मुस्कुरा दिया। अपर्णा की नज़र विजय की कमरे की ओर टिकी थी। शायद खाना खाकर विजय बाहर निकले, मगर कुछ ही मिनट में रीना विजय के खाने की प्लेट लेकर वापस आ गई। क्या हुआ रीना, प्लेट वापस लेकर क्यों आई? बलदेव बोला। भैया को भूख नहीं, रीना ने कुछ उदास होकर कहा। 3 दिन हो गए विजय ने ठीक से एक निवाला भी नहीं लिया है। बलदेव ने अपर्णा की ओर देखते हुए कहा। तो अपर्णा अपराध बोझ से भर उठी, जैसे इस मुश्किल घड़ी में विजय के साथ ना होने का उसे मलाल हो उठा। इसके बाद अपर्णा ने रोटी नहीं खाई। रात अपर्णा और रीना गेस्ट रूम में शायद ही लेटे। ना रीना की आंखों में नींद थी, ना अपर्णा की आंखें झपकने को राजी थी। बातों बातों में रीना ने अपर्णा से कहा, भैया से अब तक नाराज़ हो क्या भाभी? अपर्णा को इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा, तो उसने कह दिया, नाराज़ तो तुम्हारे भैया हैं। भैया नाराज़ नहीं हैं, वो तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आई हो तो उनके पास भी नहीं जाओगी क्या भाभी? रीना की बात सुनकर अपर्णा की आंखों में आंसू निकल पड़े। कंठ से कांटे उग गए। जुबान तालू से चिपक गई, जैसे कितने दिनों का गम इकट्ठा होकर आज आंखों के रास्ते निकल जाने को व्याकुल हो उठा। भाभी को देखकर रीना अपने बिस्तर से उठ बैठी। भाभी को कलेजे से लगाया तो अपर्णा एक सिसकी के साथ रो पड़ी। मैंने भी उनको बहुत याद किया, बहुत, बस इतना ही कहा अपर्णा ने कि रीना उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई उसे विजय के कमरे में ले गई। विजय बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ा हुआ था, जैसे अनगिनत सदियों की चपेट में आया हुआ हो। कोई हरा भरा पेड़ जड़ से उखड़कर ढह गया हो। रीना ने एक फीकी मुस्कान अपर्णा के चेहरे पर डाली और आंखों से इशारे से कुछ कहकर चली गई। अपर्णा का सारा गुस्सा उसके रोम रोम को सियारता हुआ कापुर हो गया था। जिस तरह विजय पड़ा था, बिल्कुल वैसे ही अपर्णा भी उसके बगल में बैठ गई। विजय पलटा तो अपर्णा के आंसू ना रुक सके। कैसा सूखकर काटा हो गया था। हट्टा खट्टा विजय, आंखें दसी, होठ पपड़ाए और गाल पिचककर सूखा छुहारा हो गए थे। बस एक सॉरी की जिद ने क्या से क्या कर दिया। मेरे रहते हुए विजय की दशा विदुर सी जैसी हो गई है। उसने अपनी दोनों हथेलियों को उसके गालों पर रखा तो विजय ने भी उसे अपनी बाहों में घेर लिया था। अब दोनों चिपक रहे थे। अपर्णा के दिल को चीरती हुई एक महीन सी आवाज़ विजय के कानों में गूंज उठी, सॉरी। आज की कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।